Good morning, students. Today we are going to study something about microorganism, friends and foe. So we'll start from the page number 19, and till now we have covered something about the microorganisms, those organisms which can be seen with our naked eye or which cannot be seen with our naked eye. So this kind of some of them are helpful to us, which are called friends, and some which are foes, means which are harmful to us. So now we are going to study, we studied something about the bacteria, the fungi, the protozoa, the algae. I had also given an homework to you to draw the bacteria, protozoa, algae and fungi pictures. So you would have drawn viruses also. So from the examination point of view, these all are very important to you. Now let's start revising. So what are the microorganisms? Microorganisms may be single celled, they can be of a single cell, or they can be algae, protozoa, or multicellular such as algae and fungi. They live in all type of environments ranging from ice cloud climate to the hot spring and deserts or the marshy land. So the climate can be anything. It could be from the ice till the deserted or the marshy land. They are also found inside the bodies of an animal, including human. They can be inside the animals. Some microorganisms grow on other organisms while others exist freely. Some of the microorganisms do what? They live on the other organism and live over there and survive on that particular organism or inside that organism. Now moving towards microorganisms and us. Microorganism plays an important role in our life. Some of them are beneficial in many ways, whereas some other are harmful or causing the diseases. Let us study about them in detail. So ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए क्या कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अदा करते हैं लाइफ में हमारी. जैसे कि दे आर बेनिफिशियल्स इन मैनी वेज, वेर एज सम आर, यानी देखो कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ फोज होते हैं, कुछ हमें मदद करेंगे या कुछ हमें हार्म पहुंचाएंगे. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. दे आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ऑफ कर्ड. जैसे हमने पिछली बार देखा था कि भाई हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जब हमने पढ़ा तो उसमें हमने ये पाया कि जैसे हम मोन डालते हैं दही के अंदर, तो दही जो यानी कि कहते हैं कि जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर मोन डाला, यानी थोड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल दिए, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बोलिए उससे डाल दीजिए आप, तो उसकी वजह से क्या होता है कि दूसरे दिन आपको पूरा जो दूध है हमारा वो पूरा दही में कन्वर्टेड हमको मिलता है. तो हम उसी तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करते हैं फॉर मेकिंग फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नाउ फॉर मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड. अब कर्ड और ब्रेड के बारे में हमने जो पढ़ा था उसके अंदर ये पाया था कि जब हम फर्मेंट करके यीस्ट को डालते हैं तो यीस्ट में से क्या होगा कि वो फूल जाएगा, फूलने में हमारी मदद करेगा. भटूरे, इडली और रवा, सूजी, ये सब में हम क्या करते हैं, भटूरे, इडली, रवा, सूजी में हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हमें उसके अंदर फर्मेंटेशन या तो बेकिंग वाली चीज़ डालनी रहेगी और बस बेकिंग सोडा की मदद से और साथ ही साथ यीस्ट की मदद से ये आराम से वो क्या करेगा, राइस कर जाएगा. जो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसकी वजह से रेस्पिरेशन होगी, बबल्स आएंगे, बबल्स आने की वजह से हमें क्या एकदम सॉफ्टी नेचर दिखेगा किसी भी चीज़ का या जो हम बनाएंगे. इंडस्ट्रियली मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्री, केक्स के अंदर यीस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में फिर हम थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे. ये देखो, ये जो एक एक्सपेरिमेंट था उसमें कैसा था कि मैंने बहुत वॉल्यूम उसका कम था, उतना मैंने क्या किया था, मैदा लिया था और यीस्ट लिया था, और वो मैदा जब फूल गया तो उसकी मात्रा और ज़्यादा बढ़ गई. उसी तरीके से हमने पढ़ा था इसके बारे में कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कमर्शियल यूज़ कहाँ होता है, लार्ज स्केल में अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, एसिटिक एसिड या विनीगर बनाने में. तो सड़न प्रक्रिया होती है, उसकी वजह से भी हम बना सकते हैं. यीस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन. अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है,
यीस्ट की ज़रूरत पड़ती है। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज़ ग्रोन इन ऑन नेचुरल शुगर। अब इसके लिए क्या किया जाता है, जो नेचुरल की शुगर होती है उसी के ऊपर उसे यीस्ट को बनाया जाता है। प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली। अब वो किस में प्रेजेंट होता है, ग्रेन लाइक बार्ली, वीट हो गया, राइस हो गया, यानी जौ बोल लो, वीट बोल लो, राइस बोल लो, क्रश्ड फ्रूट्स बोल दो। तो इन सब को सड़न की प्रक्रिया की जाती है, तब जाके हमारा अल्कोहल बनता है और वाइन्स बनते हैं। या तो फिर हमारा जैसे सरका बोलते हैं, या एसिटिक एसिड बोल देंगे, या विनेगर बोल दोगे, वाइट विनेगर, वो बनता है। तो इसके बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था। तो अब सीधी सी बात है, दिस इज़ स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर। अब इसमें क्या किया था हमने, एक फर्मेंटेड वाइन था, या तो फिर बाद में हमने व्हीट राइस का जो फर्मेंटेड चीज़ लिया था। इधर इन्होंने देखो जो एक्टिविटी बताई थी, सिंपल सी बात है। एक्टिविटी के अंदर हमें ये जाना कि जो स्मेल थी वो अल्कोहल की स्मेल थी, और वो जो अल्कोहल की जो स्मेल आती है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। कभी भी कोई भी आपको एक एग्जांपल पूछे कि भाई व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, तो तुम्हें क्या जवाब देना है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। यानी कि उस शुगर को दारू में कन्वर्ट करना, ऐसा नहीं बोलेंगे हम कहेंगे कि जो हमारी शुगर है उसको हमने डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल के अंदर, तो वो बन गया हमारा, वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्मेंटेशन। मेडिकल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब मेडिकल यूज़ भी होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। जैसे मैंने तुमको पिछली बार बताया था कि कोरोना जो हुआ है इस बार, तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने कमज़ोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाए। कमज़ोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने एंटीबॉडीज़ की तरह बना के डाल दिया, इंजेक्ट कर दिया उसमें, ताकि क्या होगा कि जो हमारी एंटीबॉडी है वो जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ेगी तो लड़ने की क्षमता तो बढ़ जाएगी, और जब लड़ने की क्षमता बढ़ेगी तो क्या होगा कि अचानक से जो एकदम स्ट्रॉन्ग वाला वो बैक्टीरिया आया तो दोनों जन झगड़ने लगेंगे, और जब दोनों जन झगड़ेंगे, दोनों के बीच में झगड़ा होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, जैसे वो झगड़े तो अचानक से एक स्ट्रॉन्ग वाला आ गया, तो अपनी कैपेसिटी ज़्यादा है एंटीबॉडीज़ की, तो दोनों मिलके मिक्स होके क्या बन जाएंगे, दोनों मिक्स होके बनेंगे एक सिंपल सा प्रकार के भाई जो वीक है, वीक के बाद में स्ट्रॉन्ग भी आ गया, जब स्ट्रॉन्ग आया तो वो स्ट्रॉन्ग भी मर जाएगा। तो इस तरीके से हमारी मेडिसिन्स वर्क करती हैं एंटीबॉडीज़ के साथ में, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी मदद उसमें करते हैं। उन्हें हम पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करेंगे, वीक बना देंगे, फिर उसके बाद में उनका यूटिलाइजेशन करेंगे। तो इसी तरीके से हम सबसे पहली बात देखो, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को परखा, जाना, पहचाना। उसके बाद में अब हम आते हैं वैक्सीन्स के ऊपर। वैक्सीन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं वैक्सीन्स। वाई अ चाइल्ड इन्फेंट्स गिव वैक्सीनेशन। अब देखो जो चाइल्ड्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको वैक्सीनेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है। व्हेन अ डिसीज़ कैरिंग माइक्रोब, जब डिसीज़ कैरिंग माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर होता है, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़। तो जो बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट करती है टू फाइट द इन्वेडर, यानी जो हमारे पे कॉन्कर करने आया है, इन्वेडर आया है, उससे फाइट करने के लिए हमारी जो एंटीबॉडी है शुरू हो जाती है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट। अब बॉडी को ये चीज़ पता है कि उसके साथ किस तरीके से लड़ना है। द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन, फिर वापस से जब माइक्रोब वापस से अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा, इफ़ डेड और वीकन माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द हेल्दी बॉडी, यानी जो पहले से अपनी हेल्दी बॉडी है उसमें वीक माइक्रोब्स को हमने डाला, इंट्रोड्यूस किया, तो द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम। बॉडी क्या करेगी, उनके साथ में लड़ेगी और हरा देगी। तो इसी तरीके से द इन्वेडर बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़, द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीजेज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। सो हमेशा के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, उन एंटीबॉडीज़ को बना लेती है, जिससे जब भी वो बैक्टीरिया अंदर एंटर करे तो वो सामने से वो जो एंटीबॉडी है उसके साथ लड़ेगी, और उसे पता है कि हमें किस तरीके से लड़ना है, उसके साथ लड़ेगी और उसको मार डालेगी।
तो इसीलिए इनिशियल स्टेज में जो बॉडी आती है हमारी एंटीबॉडीज़ में, यानी जो माइक्रोब्स डाले जाते हैं वो वीक होते हैं। तो वो जब वीक माइक्रोब्स हमारे अंदर आए, हमने उसके साथ में फ़ाइट किया, तो हमें पता है कि पद्धति मालूम है कि ऐसे फ़ाइट करना है और इनको हरा देना है। तो जब ओरिजिनलिटी में कोई वैसी ही माइक्रोब्स आते हैं तो क्या होगा, हम उनके साथ में फ़ाइट करेंगे। और स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज़ हमारे पास तो पहले से ही हैं प्रोड्यूस, तो वो जब हमारे माइक्रोब्स के साथ लड़ेंगे तो वो एंटीबॉडीज़ को वो क्या कर देंगे, हरा देंगे। और इसी तरीके से हम लाइफ लॉन्ग डिसीज़ फ्री रहते हैं। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination। इसी तरीके से जितने भी वैक्सीन्स बने हैं, है ना, तो डिसीज़ के लिए जैसे इंक्लूडिंग कॉलेरा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, तो ये सब इन्हीं पद्धति से बनाए गए हैं। अब एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने डिस्कवर किया था वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798 1798 में उन्होंने, यानी 1798 कहेंगे हम सिंपली, उस टाइम पे एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था वैक्सीन। तो ये आपका नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इट कैन बी आस्क्ड इन एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। तो इसके बारे में तुम्हें ध्यान देना है। इन योर चाइल्डहुड, बचपन में, यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीजेज। खुद को डिसीज़ से बचाने के लिए you must have given injections to protect yourself from several diseases. You can prepare a list of these diseases. You may take help from your parents. तुम तुम्हारे पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हो। तो तुम बताना कि तुमको जब छोटे थे तो तुम्हें कौन कौन से इंजेक्शंस लगे, तुमने कौन कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको कि पोलियो की जो हमने रस्सियाँ ली थी, तो वो पोलियो को प्रिवेंट करने के लिए ली थी। तो इसी तरीके से आपने इंजेक्ट किया खुद के अंदर, तो वो कौन कौन सी चीज़ थी वो तुमने इंजेक्ट की थी, वो तुम्हारे मम्मी पापा से पूछ लेना, तो वो तुम्हें बता देंगे। तो दिस इज़ एन काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो तुम्हें करना है। इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रंस अगेंस्ट दिस डिसीज। तो जितने भी बच्चे, सबको इनसे डिसीज से बचाना रहता है। नेसेसरी वैक्सीनेशंस आर अवेलेबल इन नियर बाय हॉस्पिटल। नज़दीकी हॉस्पिटल में उसके लगते जितने भी मेडिसिन है सब अवेलेबल हैं। यू माइट हैव सीन दैट एडवर्टाइजमेंट ऑन द टीवी एंड द न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो। आपने देखा ही होगा पोलियो के बचाने के लिए कितने एडवर्टाइजमेंट की गई, कितनी चीज़ें, अमिताभ बच्चन ने कितने एड्स निकाली, तब भी लोग जाके, है ना, वैक्सीन्स नहीं लेते थे। तो एक बार गुस्से होकर उन्होंने क्या कहा, ज़ोर से कहा कि नहीं जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो अमिताभ बच्चन का पोलियो के अभियान में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू द चिल्ड्रंस आर एक्चुअली अ वैक्सीन। तो पोलियो ड्रॉप्स जो दिए जाते हैं चिल्ड्रंस को वो क्या है, वो वैक्सीन्स हैं। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू द इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये पूरा वर्ल्ड में, है ना, इसका स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन कराया गया था, तो इरेडिकेट सम पार्ट ऑफ द, टू इरेडिकेट मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जितने भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में स्मॉल पॉक्स हुआ तो वो इरेडिकेट हो गया था, निकाल दिया गया था, नस्ते नाबूद कर दिया गया था। These days, vaccines are made on the large scale from microorganisms to protect human bodies and other animals from several diseases. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से ही हम ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अदर एनिमल्स को भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वो हमने अभी जाना। इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, सम बैक्टीरियाज आर एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर टू एनरिच सॉइल एंड नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, और उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहेंगे। नाउ द नाइट्रोजन फिक्सेशन कार्बन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी हम उनको कहते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं हमारा, ठीक है। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, बोजो एंड पहेली हैज़ ऑब्जर्व्ड
the school gardening making manure. Along with their friends, they collected the waste of plants, animals, and vegetables and fruits from nearby houses and gardens. They put them into a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. थोड़े दिन बाद वो सड़ गए, सड़ने के बाद में वो क्या बन गए, मैन्योर बन गए. बोजो एंड पहली वांटेड टू नो हाउ दिस हैज़ हैपेंड. अब वो जानना चाहते हैं ये कैसे हुआ. तो उसके लिए एक्टिविटी करो. 2 पॉट लो, उसे फिल करो, पॉट आधा और सॉइल आधा. मेक दैम ए एंड बी, उसमें लिख दो ए एंड बी. पुट प्लांट वेस्ट इन अ पॉट ए. अब प्लांट वेस्ट को पॉट ए में डाल दो. एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन द पॉट बी. अब पॉट बी में वो सब डाल दो. पुट पॉट असाइड, साइड में रख दो. ऑब्जर्व दैम. और 3-4 वीक के बाद में देखो क्या होता है. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द 2 पॉट्स. तुम्हें क्या दोनों, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, कोई डिफरेंस तुम्हें दिख रहा है इन दोनों के बीच में पॉट्स में. इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है वो बताओ. यू विल फाइंड दैट, तुम्हें पता चलेगा कि जो पॉट वेस्ट है ए में हैज़ बीन डिकम्पोज, वो सड़ गया है. हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ. द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर. तो वो क्या हुआ है, प्लांट वेस्ट जो हमारा है वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया है. बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, उसके अंदर माइक्रोब्स बने. माइक्रोब्स ने क्या किया, उसे कंटिन्यूसली सड़ाया और वो उसके बाद में कन्वर्ट हो गया मैन्योर के अंदर. द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज फॉर द प्लांट्स अगेन. अब उसके अंदर, उन प्लांट्स के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स थे वो मिट्टी में मिल गए. अब वो वापस से प्लांट्स लेने के लिए रेडी हो गया है, यानी न्यूट्रिएंट्स उसी सॉइल को. डिड यू नोटिस दैट इन द पॉट बी. अब पॉट बी के अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर उन्होंने पॉलीथीन डाली थी, एम्प्टी ग्लास की बॉटल्स डाले थे, ब्रोकन टॉयज डाले थे. एंड पार्ट्स डोंट अंडरगो एनी चेंज, वो वैसे के वैसे ही रहे. द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम. अब माइक्रोब्स उनके ऊपर एक्ट नहीं कर पाए, कन्वर्टिंग देम इनटू मैन्योर, और उन्हें मैन्योर में कन्वर्ट नहीं कर पाए. यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म. तुम कई बार देखोगे बहुत सारे लार्ज ऑर्गेनिजम्स, सी लार्ज ऑर्गेनिज्म अमाउंट्स ऑफ डेथ ऑर्गेनिजम्स मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड. तुम देखोगे कई बार कि कुछ एनिमल्स मर गए हैं तो उनके ऊपर छोटे छोटे कीटाणु आएंगे, वो उसे पूरा के पूरा 5 से 6 दिन में खा जाएंगे. ठीक है. तो समटाइम डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड, यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम. देखोगे तो वहाँ पे सिर्फ हड्डियाँ मिलेंगी तुम्हें, बाकी वहाँ कुछ नहीं मिलेगा. दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको पूरा के पूरा सड़ा देती हैं और गला देती हैं. डेड ऑर्गेनिजम्स वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंस. देखो वो जो एकदम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था उसको उन्होंने सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया. जैसे हमने इसको स्टार्टिंग में पढ़ा था, जैसे वो डाइजेशन के अंदर, उसी तरीके का यहाँ पे फॉर्म यूज़ किया गया है. दिस सब्सटेंसेस आर अगेन यूज टू बाय अदर प्लांट्स. अब ये जो सब्सटेंसेस हैं उनको हम अदर प्लांट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड एनिमल्स के लिए भी. दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम यूज़ किस में कर सकते हैं, सड़ाने में, और जो बहुत बदबूदार सब्सटेंस होते हैं उनको ख़त्म करने में. एंड देयर बाय, और इसी तरीके से वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, विच आर फोर्स. ओके. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज. माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तरीके से हमारे हार्म पहुंचा सकते हैं. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीजेज इन ह्यूमन बींग्स. कुछ क्या कर सकते हैं, बीमारियां भी ला सकते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स सच एज डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड पैथोजेंस. अब पैथोजेंस किसको कहेंगे. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms causing in human beings, plants and animals. Sir, disease causing microorganism. तो जितने भी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम कहेंगे पैथोजेंस.
अगर तुम्हें कोई भी बैक्टीरिया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तुम्हें नुकसान पहुंचाता है, तो वो नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे? पैथोजेंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। तुम देखोगे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या खाने को, कपड़े को और लेदर को ख़राब कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट दिस ह्यूमन हार्मफुल एक्टिविटीज़। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर टू वी ब्रीथ। अब पैथोजेंस, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे बॉडी में कैसे एंटर करते हैं? तो वो हवा की मदद से हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, हम जो पानी पीते हैं उससे, जो हम खाना खाते हैं उससे। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हमें डायरेक्टली भी हवा की मदद से या तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आके ही वो इन्फेक्ट कर सकता है। और कैरिड बाय एन एनिमल, और हो सकता है कि वो किसी भी एनिमल के थ्रू हमें हो जाए। माइक्रोबियल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन, तो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें से ट्रांसमिट किस में होगा? हेल्दी पर्सन में। हवा से, पानी से, खाने से, फिज़िकल कांटेक्ट से। तो ये सब को हम क्या कहेंगे? कम्युनल डिसीज़। तो कम्युनल डिसीज़ क्या है? तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें से नॉर्मल या हेल्दी पर्सन में बीमारी ट्रांसमिट करेगी, किस मदद से? एयर से, वाटर से, फूड से, एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट्स आर कॉल्ड कम्युनल डिसीजेज। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिसीजेज इंक्लूड, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं डिसीज लाइक कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, जब एक नॉर्मल बंदा है जो नॉर्मल यानी कि जो बीमार बंदा है उसे क्या हुआ है? खांसी हुई है, वो छींकेगा। फाइन ड्रॉपलेट्स, उसके छोटे छोटे फाइन ड्रॉपलेट्स मॉइस्चर में घुल जाएंगे। कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरस, उनके अंदर बहुत सारे वायरस होंगे। आर स्प्रेड इन देयर, वो हवा में घुल जाएंगे। द वायरसेस में एंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी, हेल्दी बॉडी, अब वो हेल्दी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। वाइल ब्रीदिंग एंड कॉजिंग इन्फेक्शन, और वो इन्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे। दीज आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिसीज। अब कुछ इंसेक्ट हैं या एनिमल हैं वो भी इसको कैरी करने में मदद करते हैं। कॉजिंग माइक्रोब्स, क्या करेंगे? माइक्रोब्स कॉज करेंगे हमें। हाउस फ्लाई इज़ वन ऑफ द कैरियर। अब उसमें हाउस फ्लाई जो मक्खी होती है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा रोल अदा करती है स्प्रेड करने में डिसीज़ में, तो उसके बारे में हम अभी पढ़ते। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। अब क्या होता है, जो ये हमारी मक्खियाँ हैं वो कचरे में या तो जो एक्सक्रीटा होता है एनिमल का या ह्यूमन का एक्सक्रीटा गिन लो, उस पे जाके बैठेंगे। एक्सक्रीटा यानी कि जो पॉटी होता है उस पर। नाउ पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडी, उसके बॉडी पे क्या चिपक जाते हैं। व्हेन दे फ्लाई, अब वो एक जगह से फ्लाई करके दूसरी जगह बैठेंगे तो वहाँ पे वही चिपकी हुई चीज़ उनकी वहाँ पे खंगाल देते हैं, और या तो फिर क्या कहते हैं उसको वहीं पे छोड़ के आगे ट्रेसेस बढ़ते हैं वो। फूड दे में ट्रांसफ़र द पैथोजन, अब वो किसी खाने पे भी जाके बैठ सकते हैं, तो इस तरीके से वो फ्लाइज करियर गिने जाएंगे। हु एवर ईट्स द कंटेमिनेटेड फूड इज़ लाइकली टू गेट सिक, सो इट इज़ एडवाइजेबल ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि खाने को ढका जाए। अवॉइड कंजम्पशन अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, और हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो ढका हुआ हो। अगर ढका हुआ खाना नहीं है तो उसे खाना नहीं चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज़ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। अब जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है वही सिर्फ हमें काटना, इतना याद रखना। विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, वो प्लाज्मोडियम जो हम कहते हैं, जो हमने फ़ोटोज़ उसकी देखी होगी, तो वो एक पैरासाइट है जो क्या करता है, हमारा मॉस्किटो कॉजिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। मलेरिया का जो पैरासाइट हम कहते हैं ना, वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के पास रहता है, तो वो जब हमें काटेगा तो होगा। सो ऑल मॉस्किटो ब्रीड्स इन वाटर। वाई डज द टीचर कीप्स टेलिंग
अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। अब तुम्हारी टीचर तुम्हें क्या कहती है, देखो सीधी सी बात है, मैं भी तुम्हें यही चीज़ कहूँगा कि कहीं पे भी अगर बरसात का पानी इकट्ठा हो रहा हो तो उसे ध्यान दें, उसे पूरा के पूरा अड़ा दें और वो सोर्स को वहाँ से पूरा हटा दें। कोई नारियल का छिलका होगा या नारियल का वो जो कप होता है या तो प्लास्टिक हो, वहाँ पे आपके छत के ऊपर भी आप जाएंगे तो जहाँ पे बरसात का पानी एक्यूमुलेट होता हो उसे तुम्हें हटा देना चाहिए उसका सोर्स, ठीक है। तो ऐसा क्यों करना चाहिए, ताकि मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग ना हो सके, यानी मॉस्किटो वहाँ पे अंडे ना रख सकें। वो थोड़े साफ़ पानी में ही अंडे रखते हैं या स्थिर पानी में अंडे रखते हैं, उसका ध्यान दीजिएगा। सो ऑल मॉस्किटो ब्रीड्स इन वाटर, हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। सो हमें क्या करना चाहिए कि कहीं पे भी वाटर कलेक्ट हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कूलर के अंदर भी जो पानी होता है ज़्यादा समय तक जो उसमें पानी स्थिर रहता है तो उसमें भी ब्रीड कर सकते हैं। टायर्स के अंदर की साइड पे आप देखोगे तो वहाँ पानी कलेक्ट हो जाता है। फ्लावरिंग पॉट्स के अंदर भी आप देखेंगे। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज। क्लीन रखेंगे एनवायरनमेंट, ड्राई रखेंगे सब जगह पे, तो हम मॉस्किटो से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ द मेजर्स विच हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फ्रॉम द बैक्टीरिया। चलो, तो ये लिस्ट है तुम्हारा 2.1 कॉमन ह्यूमन डिसीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो इसके बारे में अब हमें ना पेज नंबर 24 हम अगली बार पढ़ेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।